अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। आज के लेक्चर में हम क्लास 11 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्लास 11 मैथ्स की ये न्यू बुक है पंजाब बोर्ड की और चैप्टर नंबर 4 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सो एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। न्यू चैप्टर है, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, सो वाइल सॉल्विंग लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन आपको मालूम है कौन सी इक्वेशन होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। सो एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस होंगी तो उसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहा जाता है। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिसेस इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। ठीक है, अ न्यू नोटेशन वाज इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ राइटिंग, ताकि इनको आसानी से सॉल्व किया जा सके, तो इसलिए मैट्रिसेस इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। अब इसकी अगर आप डेफिनेशन देखें तो क्या है? A rectangular array of numbers enclosed by a pair of bracket is called a matrix. रेक्टेंगुलर एरे, एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट। जब आप नंबर्स को अरेंज करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में और ब्रैकेट में उनको इनक्लोज कर देते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा? मैट्रिक्स कहा जाएगा। ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। अब यहाँ पे ये आप एग्जांपल देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में नंबर्स अरेंज किए गए हैं और ब्रैकेट में इनको इनक्लोज कर दिया गया है। इसी तरह से ये भी एक मैट्रिक्स की एग्जाम्पल है। अब इसमें अगर देखें तो ये जो है आपके पास हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, इस तरह से। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको रो कहा जाता है और इसके अलावा ये जो वर्टिकल रो है इसको कॉलम कहा जाता है। और यही चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। द हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रोज एंड द वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखें तो कितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं इसमें, एक ये रो है और एक ये रो। और कॉलम्स कितने हैं? 1, 2 एंड 3, मतलब कि इसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो 1, 2, 3, 4 4 रोज़ हैं और 1, 2 और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं उनको रोज़ कहा जाता है और वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स कहा जाता है। इसके अलावा ये जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है या -1 है या 3 है, इसको एलिमेंट कहा जाएगा। इन नंबर्स को एलिमेंट्स कहा जाता है, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स या फिर एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ये चीज़ भी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। द नंबर्स यूज्ड इन रोज और कॉलम्स आर सेट टू बी द एंट्रीज और एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये टर्म्स आपको मालूम होनी चाहिए कि किस चीज़ को क्या कहा जाता है। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइंस को रोज़ कहा जाएगा, वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स कहा जाएगा और ये जो नंबर्स हैं इनको एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स कहा जाता है। अब इसके अलावा अगर देखें तो इसका ऑर्डर किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। सो 2/3 ये इसका ऑर्डर है और इसको इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, 2/3 यहाँ पे मैट्रिक्स के साथ इस तरह से अगर लिखा है तो दैट मीन्स कि ये इसका ऑर्डर है। 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो जब भी ऑर्डर की बात होगी इसका क्या मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं ये चीज़ बताई जा रही है। और पहले नंबर ऑफ़ रोज़ लिखी जाती हैं, उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अब यहाँ पे देखें तो 4 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 4/3। ठीक है, ये इसका ऑर्डर है। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है। 4/3 इस तरह से आप इसको लिखेंगे। ठीक है, 4/3 ये इसका ऑर्डर होगा। अब नेक्स्ट क्या कहा गया है? द मैट्रिक्स इन 1। ठीक है, मैट्रिक्स इन 1 ये जो आपके पास मैट्रिक्स है has 2 rows and 3 columns while the matrix in 2 has 4 rows and 3 columns. Note that the number of the elements of the matrix in 2 is 4 multiplied by 3 which is equal to 12. अच्छा, ये अब देखें तो ये मैंने आपको ऑर्डर बता दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं तो क्या करना है? आपने सिर्फ रोज़ और कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा, मतलब कि इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, 2, 4 और 6। इसी तरह से इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 और 3 को नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दें तो 12 इसमें एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पे मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म बता दी गई है कि मैट्रिक्स को जनरली किस तरह से लिखा जाता है। अ ब्रैकेटेड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m/n एलिमेंट्स। अब इसमें क्या कहा गया है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगी एलिमेंट्स की जिसमें m नंबर ऑफ़ रोज़ होंगे और n नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे। जब भी हम ऑर्डर की बात करते हैं तो पहले
रोज़ की बात होती है, फिर कॉलम्स की बात होती है। तो m इसका मतलब है कि रोज़ को रिप्रेजेंट करेगा और n जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब इसमें ये हमारे पास है AIJ, ठीक है। अब ये इसकी जनरल फॉर्म बताई गई है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 1 लिखा हुआ है, 1 2 1 3, इस तरह से ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये इन एलिमेंट्स की पोजीशन बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखें तो IJ लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि I जो है वो उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 अप टू m तक इसकी वैल्यू जा सकती है। मतलब कि I जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ को रिप्रेजेंट करेगा 1 2 3 से लेके m तक। और इसी तरह से ये जो J है ये नंबर ऑफ़ कॉलम बताएगा 1 2 3 एंड अप टू m, ठीक है। m नंबर ऑफ़ रोज़ और n जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से IJ में I जो है वो रोज़ को और J जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो जब भी एलिमेंट्स को अरेंज किया जाएगा ब्रैकेट की फॉर्म में और उसमें m नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं, तो ये इसकी जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स की। अब इसमें देखें तो ये जो 1 1 है, 1 2 है, ये बेसिकली इन एलिमेंट्स की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए 1 1 है तो इसका मतलब है पहले I है और उसके बाद J, ठीक है। और I रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और J जो है वो कॉलम को। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो एलिमेंट है ये किस पोजीशन पे है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये एलिमेंट फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम है, ठीक है। फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है। यहाँ पे देखें तो ये फॉर एग्जांपल A23 है, तो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये मैट्रिक्स की एक जनरल फॉर्म है, क्योंकि मैट्रिक्स में कोई भी नंबर ऑफ़ रोज़ हो सकते हैं, कोई भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि m नंबर ऑफ़ रोज़ होंगे और n नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे और ये जो है 1 2 3 ये सारे क्या है, इसकी पोजीशन बता रहे हैं इन एलिमेंट्स की। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई है। अब इसका ऑर्डर क्या है, m बाय n, ठीक है। क्योंकि इसमें m नंबर ऑफ़ रोज़ है और n नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, तो इसको ऑर्डर कहा जाएगा, वेयर m बाय n इज़ कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कि मैट्रिक्स को कोई नाम देंगे, तो वो आपने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना होता है। जिस तरह ABC, कोई भी नाम दे सकते हैं लेकिन वो कैपिटल लेटर से आपने रिप्रेजेंट करना है। जिस तरह से यहाँ पे ये लिखा गया है कि A इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो मतलब कि ये A जो है ये इस मैट्रिक्स का नाम है, तो आपने इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है। जबकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल लेटर्स का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी वही चीज़ बताई जा रही है जो मैंने आपको बताई है कि ये जो है इनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें I रोज़ को और J जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस तरह ये है कि अब ये फर्स्ट रो है एंड जेथ कॉलम है, ठीक है। फर्स्ट रो है एंड थर्ड कॉलम है, थर्ड रो है एंड फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। तो ये इनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है। अब इसके अलावा यहाँ पे बता दिया गया है कि अगर A मैट्रिक्स इक्वल है AIJ और m बाय n इसका ऑर्डर है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, I की कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 अप टू m नंबर ऑफ़ रोज़ और J की भी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 अप टू n नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है। मतलब कि इसमें m नंबर ऑफ़ रोज़ हो सकते हैं और n नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो सकते हैं। तो वो हमें क्वेश्चन में ऑब्वियसली बता दिया जाएगा। अगर जनरल फॉर्म में हमने लिखना होगा या कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो वो हम जब एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी। इसमें क्या है कि अब ये जो AIJ है इज़ द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम ऑफ A। अब इसमें I को हमने देखना होगा कि कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, और उसके हिसाब से हमने मैट्रिक्स जो है वो बना लेना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसके अलावा यहाँ पे मैट्रिक्स की जो टाइप्स हैं वो बता दी गई है। रो मैट्रिक्स है, ठीक है। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगी उसको रो मैट्रिक्स कहा जाएगा, या रो वेक्टर भी कहा जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा उसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाएगा, ठीक है। अब रो मैट्रिक्स में कोई भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो सकते हैं लेकिन रो सिर्फ एक होगी, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1 बाय n, ठीक है। एक रो है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स तो कोई भी हो सकते हैं, तो इसलिए n से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम है और नंबर ऑफ़ रोज़ कोई भी हो सकती हैं, तो मतलब कि इसका ऑर्डर क्या होगा m बाय 1,
m नंबर ऑफ रोज़ है, नंबर ऑफ रोज़ कोई भी हो सकती है, लेकिन कॉलम जो है वो सिर्फ एक ही होगा, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। ये एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे दी गई है, ये रो मैट्रिक्स है और ये कॉलम मैट्रिक्स की एक एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होंगी तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा, ठीक है। सो इफ m इज नॉट इक्वल टू n, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, दैट इज द मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं, तो इसमें नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स बराबर नहीं है, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह से ये भी आप देख सकते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जाम्पल है। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। इफ़ m इज़ इक्वल टू n, देन द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n इज़ सेट टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n और m, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ रोज़ जो है वो सेम होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसमें सिर्फ एक रो है और एक कॉलम है, ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या है 1 by 1, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या है 3 by 3, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये एग्जाम्पल स्क्वायर मैट्रिक्स ही हैं, ठीक है। बेसिक डिफरेंस क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होती, जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। अब इसी में स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो, ठीक है, जब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है तो ये जो आपके पास है, ठीक है, जिस तरह से कोई भी स्क्वायर शेप होती है तो उसमें ऑपोजिट कॉर्नर्स को जब ज्वाइन किया जाता है तो उसको डायगनल कहा जाता है। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पे भी कि जब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है तो ये जो आपके पास है इसको डायगनल कहा जाएगा, लेकिन इसको लीडिंग डायगनल कहा जाता है या फिर मेन डायगनल, ठीक है। और ये भी एक डायगनल ही है, ये भी एक डायगनल है, लेकिन इसको सेकेंडरी डायगनल कहा जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई है। ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो एंट्रीज, ठीक है, A11, A22, A33 एंड A44, ये एक ऐसा डायगनल है जिसको प्रिंसिपल डायगनल या लीडिंग डायगनल या मेन डायगनल कहा जाएगा, ठीक है। इसके अब 3 नाम है, प्रिंसिपल डायगनल भी कह सकते हैं, लीडिंग डायगनल भी और मेन डायगनल भी। और ये जो डायगनल है इसको सेकेंडरी डायगनल कहा जाता है, ठीक है। अब इसी में स्क्वायर मैट्रिक्स की ही मज़ीद टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है, कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें मज़ीद जो है डायगनल मैट्रिक्स भी हो सकता है, स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है और यूनिट मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो डायगनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें, अब ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, कि अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, for all I is not equal to j and at least one element is not equal to 0. Some elements of the principal diagonal of a matrix may be 0 but not all, then the matrix is called a diagonal matrix. अब इसकी बेसिक सी ये डेफिनेशन तो लिखी गई है, लेकिन बेसिकली आप इसको किस तरह से आसानी से समझ सकते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, सबसे पहली बात, जब भी डायगनल मैट्रिक्स की बात होगी तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो एक अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें ये जो डायगनल है, ठीक है, ये जो डायगनल है इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 हों, ठीक है। डायगनल के अलावा ये अब आपके पास एक डायगनल है, ठीक है, इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। और ये जो डायगनल है इसमें सारे एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए, मतलब कि अब यहाँ पे 1 की जगह भी 0 हो सकता है, 2 की जगह भी 0, लेकिन ये एटलीस्ट एक एलिमेंट 0 ना हो, ऐसे मैट्रिक्स को डायगनल मैट्रिक्स कहा जाता है। अब ये तो है ही एक एलिमेंट, इसको डायगनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें देखें तो ये डायगनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं, ठीक है, तो ये भी डायगनल मैट्रिक्स है, मेन डायगनल की बात हो रही है, ठीक है। अब ये देखें तो इसमें भी ये जो डायगनल है इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं, और इस डायगनल में अब क्या है, ये 0 है, ये 1 2 4, तो इस डायगनल में एटलीस्ट जो है वो एक एलिमेंट 0 ना हो, मतलब कि ये भी 0 हो सकता है, ये भी 1 की जगह भी अगर आप 0 लिख दें, 4 की जगह भी 0, लेकिन 2 की जगह आप 0 नहीं होना चाहिए। तो डायगनल में एटलीस्ट एक एलिमेंट 0 ना हो, ठीक है, एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो नॉन 0 हो,
और बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हों तो उसको डायगनल मैट्रिक्स कहा जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। अब उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। ये भी अब डायगनल मैट्रिक्स से फर्दर आ जाता है, ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक्स भी सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो डायगनल है, ठीक है, डायगनल में जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे देखें तो ये 7 7 है, यहाँ पे ए, इसी तरह से ये जो डायगनल है इसमें सारे एलिमेंट्स सेम हैं। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगनल में एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होंगे तो उसको स्केलर मैट्रिक्स कहा जाएगा, ठीक है। बाकी तो एलिमेंट्स ऑब्वियस सी बात है ज़ीरो होंगे। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? जिसमें डायगनल जो है उसमें सारे एलिमेंट्स सेम हो और बाकी सारी एलिमेंट्स ज़ीरो हों, उसको स्केलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स है, या जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है, और इस मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब भी आई मैट्रिक्स की बात होगी कि तो मतलब क्या है कि वो एक यूनिट मैट्रिक्स है, या जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो अब ये मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और इसमें भी डायगनल की ही बात होगी कि जो डायगनल है इसमें सारे एलिमेंट्स 1 हों और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। डायगनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स में बेसिक सा डिफरेंस है। डायगनल मैट्रिक्स कौन सा है? जिसमें मेन डायगनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 हों, और इस डायगनल में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जो नॉन ज़ीरो हो, तो वो डायगनल मैट्रिक्स होगा। स्केलर मैट्रिक्स में डायगनल में सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स के 0 होने चाहिए। और यूनिट मैट्रिक्स में डायगनल में सारे एलिमेंट्स 1 होने चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई है, ठीक है। ये तीनों टाइप्स जो हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स से ही हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी ये डायगनल मैट्रिक्स हो सकता है, स्केलर मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स हो सकता है। अब उसके बाद ये एग्जाम्पल भी दे दी गई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। अब इसका ऑर्डर क्या है? ये I3 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? 3 नंबर ऑफ रोज़ और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर I2 लिखा होगा तो इसका क्या मतलब है कि उसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स होंगे, ठीक है, और वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात होगी क्योंकि I से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं नल मैट्रिक्स, या जिसको ज़ीरो मैट्रिक्स कहा जाएगा। एक ऐसा मैट्रिक्स, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट 0 हों उसको नल मैट्रिक्स कहा जाएगा, ठीक है, और इसको जनरली O से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? नल मैट्रिक्स की हैं, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट 0 हैं। नेक्स्ट है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस कौन से होंगे? 2 matrices of the same order are said to be equal if they have the same order and their corresponding entries are equal। कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस कब बराबर होंगे? जब उनका ऑर्डर सेम होगा। मतलब कि 2 मैट्रिसेस कब बराबर होंगे? जब दोनों मैट्रिक्स में, अगर एक मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, तो मतलब उसका ऑर्डर क्या है? 2/3। तो दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/3 ही होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं, मतलब कि फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है और दूसरे मैट्रिक्स का भी जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है वो सेम हो, ठीक है। तो मतलब कि सारे एलिमेंट्स भी, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स दोनों के बराबर होने चाहिए और उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिसेस को इक्वल मैट्रिसेस कहा जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n, देन एन n/m मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है, तो अगर आप एक दूसरा मैट्रिक्स बनाएं जिसमें उसका ऑर्डर क्या हो जाए? n/m। अब ये कैसे बनेगा? सिंपल सी चीज़ है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में आपने क्या करना है, कोई भी एक मैट्रिक्स है उसके आपने रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम जो है वो ऑटोमेटिकली रोज़ में चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को ट्रांसपोज ऑफ दैट ओरिजिनल मैट्रिक्स कहा जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा? अगर एक मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो जब आप रोज़ को कॉलम में चेंज करेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 3 हो जाएंगे और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को फिर ट्रांसपोज कहा जाएगा। आई होप कि ये सारी टाइप्स आपको क्लियर हो चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मैट्रिक्स ऑपरेशंस, ठीक है। तो मैट्रिक्स पे आप डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह एडिशन है, मैट्रिसेस को आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन कब? इफ़ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर सेम होगा,
ठीक है, तभी आप उन मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2 तो दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/2 ही होना चाहिए। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अब जैसे अगर ये एक मैट्रिक्स हो, ठीक है, और इस मैट्रिक्स को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब कि इसमें जितने भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हैं उनको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे इस प्रोसेस को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। ठीक है, कोई भी एक रियल नंबर से या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर से आप जो है एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस A and B are said to be conformable for the product AB if the number of column of A is equal to the number of rows of B। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कब किया जा सकता है? दो मैट्रिसेस को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज पहला मैट्रिक्स A है और दूसरा मैट्रिक्स B है, तो जो पहला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ ये बराबर होंगे, तभी आप उन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, ये आगे एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा नेक्स्ट जो है ये प्रॉपर्टीज़ है मैट्रिसेस की। ठीक है, अब इसमें क्या है, सबसे पहले प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि आप A मैट्रिक्स को B में ऐड करें या B मैट्रिक्स पहले लिखें और उसमें A ऐड कर दें, ये बराबर होंगे, तो इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है कि आप A प्लस B कर लें, पहले दो मैट्रिसेस को ऐड कर लें, फिर उसमें C मैट्रिक्स ऐड करें, या फिर B और C मैट्रिक्स को पहले ऐड कर लें फिर A मैट्रिक्स उसमें ऐड करें, तो ये बराबर होगा। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। ये नंबर्स की भी प्रॉपर्टीज़ है जो आपने पहले क्लासेस में पढ़ी हैं। इसी तरह से है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब कि कोई भी आप नंबर से एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो C और D कोई भी दो नंबर्स हैं जिनको आप पहले मल्टीप्लाई करें, फिर आप उस नंबर को A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर क्या है कि D नंबर जो है उसको पहले A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर आएगा उसको C नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों साइड्स जो हैं ये बराबर होंगी। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। अब जैसे अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है और उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 से, अब 2 और 3 क्या है, C और D को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 पहले आप कर लें, 6 आ जाएगा, 6 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर आप क्या करें, 3 को पहले इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा जो मैट्रिक्स होगा उसको फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो आंसर जो है ना दोनों साइड्स का सेम आ जाएगा। इसी तरह से है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स में ऐड करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को एक ऐसे मैट्रिक्स पे ऐड करते हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 हैं, नल मैट्रिक्स है, तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स A ही आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। जिस तरह से नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी होती है कि किसी भी नंबर को आप 0 में ऐड कर लें तो वही नंबर आ जाएगा, तो ऐसे ही किसी भी मैट्रिक्स को अगर नल मैट्रिक्स में ऐड कर लें तो वही आपके पास मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आंसर में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जिस तरह किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर वापस आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 3, तो 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। इसी तरह से जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है जिसको I से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको आप किसी भी मैट्रिक्स से, लेट्स सपोज A मैट्रिक्स से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं वही मैट्रिक्स A मैट्रिक्स ही आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि अगर आप दो मैट्रिसेस A और B को ऐड करते हैं फिर जो आंसर आता है उसको C कोई भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, या आप ये कर लें कि C नंबर को पहले आप A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इसी तरह से C नंबर को B से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को ऐड कर लें, तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड बराबर होगी। ये भी ऐसे ही एक प्रॉपर्टी है। इसी तरह से है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जब आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो B और C मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करें फिर A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लें, या A B मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करें फिर C से मल्टीप्लाई कर लें, तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल होगी। लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अब इसमें A मैट्रिक्स पहले लिखा जाएगा और B C मैट्रिक्स का जो आंसर आएगा ये बाद में लिखा जाएगा।
इसी तरह से यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स का जो आंसर है वो पहले लिखा जाएगा और सी मैट्रिक्स बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि कौन सा मैट्रिक्स पहले लिखा जाएगा और कौन सा मैट्रिक्स बाद में लिखा जाएगा। इसी तरह से लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब इसमें क्या है, बी और सी मैट्रिक्स को आप पहले ऐड कर लें और फिर ए मैट्रिक्स को और इसको मल्टीप्लाई कर लें, या आप ये कर सकते हैं ए और बी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, ए और सी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, फिर इन दोनों को ऐड करें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होगी। इसी तरह से ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि ए प्लस बी पहले कर लें, मैट्रिसेस को ऐड कर लें, फिर सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लें, या ए और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लें, बी और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लें और फिर इन दोनों को ऐड कर लें। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह नंबर्स की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसी तरह से ये मैट्रिसेस की भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, और इनको आपने प्रूफ वगैरह भी करना होगा। क्वेश्चंस वगैरह जो भी होंगे वो हम साथ साथ सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है कि जनरली क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है नंबर्स पे, ठीक है। जिस तरह आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 पहले लिखें 3 बाद में, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा 6, या आप 3 को पहले लिखें और 2 को बाद में लिखें तब भी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 ही होगा। तो नंबर्स पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, लेकिन मैट्रिसेस पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करती जनरली, ठीक है। कि आप ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर क्या कहा गया है कि आप बी मैट्रिक्स को पहले लिखें और फिर ए को बाद में लिखें और इनको मल्टीप्लाई करें, तो इनका आंसर सेम नहीं आएगा। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि जब मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने ये देख लेना है कि कौन सा मैट्रिक्स पहले लिखा गया है, कौन सा बाद में, और उसी तरह से आपने मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि आंसर जो है वो अफेक्ट होता है इस चीज़ से, ठीक है। ए मैट्रिक्स को यहाँ पे पहले लिखा गया है, बी को बाद में, ए और बी को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इसी तरह से बी पहले लिखा गया है, ए बाद में, बी ए को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो जनरली जो है ये सेम नहीं होते, ये इक्वल नहीं होते। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब हम एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करते हैं तो मज़ीद चीज़ें आपको इंशाल्लाह साथ साथ क्लियर हो जाएंगी। सो क्लास 11 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है। ए मैट्रिक्स है जिसमें हमें क्या बता दिया गया है कि एलिमेंट्स होंगे ए आई जे, ठीक है, और इसमें ऑर्डर बता दिया गया है 3/4। देन शो दैट पार्ट नंबर 1 है कि I3 और ए को मल्टीप्लाई करें तो आंसर ए मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। ये हमने प्रूफ करना है। अब सबसे पहले तो आपने इस स्टेटमेंट को समझ लेना है, ठीक है, कि स्टेटमेंट में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। अब इसमें एक तो पार्ट नंबर 1 में आई मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो आई मैट्रिक्स कौन सा होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या जिसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो अब इसमें ये जो 3 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें नंबर ऑफ रोज भी 3 होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 होंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो ए मैट्रिक्स है जिससे हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए मैट्रिक्स हमने खुद यहाँ पे लिखना है किस तरह से। अब इसमें मैंने ये चीज़ आपको बता दी है कि आई जो है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा, जे जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम है, ये इसका ऑर्डर है, और ऑर्डर में पहले हमेशा नंबर ऑफ रोज की बात होती है और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स की। तो अब हमने पहले ए मैट्रिक्स जो है ना वो लिख लेना है इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए। ये इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, लेकिन क्वेश्चन भी हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बट इट्स बेटर कि आप स्टार्ट में जो इंट्रोडक्शन है, जो कंसेप्ट है, वो चीज़ें भी पहले समझ लें, ठीक है। तो पहले हम ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। अब ए मैट्रिक्स ये इसकी जनरल फॉर्म है। अब ए एलिमेंट यहाँ पे कहा गया है, आई क्या है, रो को रिप्रेजेंट करेगा और जे कॉलम को, ठीक है। तो ए, अब इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। इसी तरह से अब 3 रोज हैं, तो ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम। A31 मतलब कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड A34 थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम। ये जो आई जे है 1 1 1 2, ये सारा क्या है, ये इन एलिमेंट्स की पोजीशंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये मैट्रिक्स जो है वो लिख लेना है। अब इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज है, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या है 3/4।
तो आपने ये मैट्रिक्स लिख लिया। अब हमने क्या करना है, पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड है जिसमें आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इस ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। तो अब I3 का क्या मतलब है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरह से लिखा जाता है, इसमें जो मेन डायगोनल है उसमें सारे एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सारे 0। तो 3 रोज और 3 कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो डायगोनल क्या है 1 1 1 और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 हो जाएंगे। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो चुका जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। अब हमने इसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो I3 पहले लिखा गया है, ए मैट्रिक्स बाद में, तो आपने मल्टीप्लाई करते हुए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले लिखना है और ए मैट्रिक्स को बाद में लिखना है। तो हम इनको लिख लेते हैं और फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है कि जब भी आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, दो मैट्रिसेस को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, ये चीज़ भी मैंने आपको पहले बताई है। अगेन मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि जब भी आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए। अब इसमें कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं, 3 रोज हैं। तो 3 कॉलम्स हैं, यहाँ पे 3 रोज हैं, दैट मीन्स कि इन मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ सबसे पहले आपने चेक करनी होती है कि क्या मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया भी जा सकता है या फिर नहीं, क्योंकि समटाइम्स ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी, तो फिर हमने लिख लेना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कब मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज बराबर हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो अब हमने मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, फर्स्ट रो को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई होगा A11 से, तो 1 को A11 से मल्टीप्लाई करें A11 आ जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा इससे 0, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा इससे 0। अब यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 को A12 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 को A22 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यही फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 को A13 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 को इससे मल्टीप्लाई करना है और प्लस 0 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 0 आ जाएगा। अब यही रो फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो फर्स्ट एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 0 इससे मल्टीप्लाई होगा और प्लस 0 इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो जब पहले मैट्रिक्स पहली रो को आपने मल्टीप्लाई करना है हर कॉलम से, और ये पहली ही कॉलम रो में आपने लिखना होगा। पहली रो को हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और पहली ही रो में आपने लिख लेना है। अब सेकंड रो पे आ जाए, तो सेकंड रो को अब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, अब ये सेकंड रो में हम लिखेंगे। 0 को A11 से मल्टीप्लाई करें 0, 1 को A21 से मल्टीप्लाई करेंगे A21, 0 को A31 से मल्टीप्लाई करें 0। अब आई होप कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना आपने पहले भी सीखा होगा। ठीक है, अब इसी तरह से इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को इससे मल्टीप्लाई करें 0, प्लस 1 को A22 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 0 को A32 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 प्लस A23 प्लस 0। इसी रो को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, सो 0 प्लस A24 प्लस 0। अब थर्ड रो पे आ जाए, तो थर्ड रो को हम पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 0 प्लस A31। ऐसे ही ये रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 0 इससे मल्टीप्लाई होगा 0, प्लस 0 इससे मल्टीप्लाई होगा 0 और 1 A32 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 प्लस A33। इसी रो को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस A34। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, अब इनको ऐड कर लें, तो 0 में किसी भी चीज़ को ऐड करें वही वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे A11, A21, A31, A12, A22, A32 और इसी तरह से A13, A23, A33 और A14, A24, A34। तो अब ये A मैट्रिक्स के ही बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है जिसमें हमने प्रूफ करना है कि ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है जिसका ऑर्डर क्या है 4/4 और आंसर ए मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले जिस तरह ए मैट्रिक्स पार्ट नंबर 1 में लिखा था वही हमने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि ए मैट्रिक्स तो वही है, ठीक है, जो हमने स्टार्ट में लिखा था। अब I4 का क्या मतलब है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसमें 4 रोज हैं और 4 कॉलम हैं। तो 4 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं और डायगोनल में 1 है, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं। ठीक है, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए किस चीज़ को हमने देखना है, क्या कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए कि पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए। कितने कॉलम है इसमें? 4 और इसमें 4 रोज हैं, तो मतलब कि इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब सेम उसी तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह पार्ट नंबर 1 में हमने मल्टीप्लाई किया है। सबसे पहले ये जो रो है ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो अब इसमें क्या होगा, A11 1 से मल्टीप्लाई होगा, A11 आ जाएगा, प्लस A12 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 आ जाएगा, A13 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0, और प्लस A14 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0। ठीक है, इसी तरह से इस रो को हमने सेकेंड कॉलम से अब मल्टीप्लाई करना है। A11 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0, प्लस A12 को 1 से मल्टीप्लाई करें, A12, प्लस A13 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, प्लस A14 को 0 से मल्टीप्लाई कर लें, 0। यही रो अब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। A11 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या पहले आप लिख भी लें ताकि क्लियर हो जाए। A12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, प्लस A13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, A13, और A14 को 0 से मल्टीप्लाई कर लें, 0। इसी रो को अब हमने फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले तीनों एलिमेंट्स 0 0 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास 0 0 आ जाएगा। ठीक है, और A14 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो A14। इसी तरह से इस रो को अब हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। A21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, A21, प्लस A22 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, A23 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, A24 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0। अब इसी रो को हमने सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। A21 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0, प्लस A22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, A22, प्लस A23 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, और A24 को 0 से मल्टीप्लाई कर लें, 0। इसी तरह से ये रो अब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो इसमें देखिए अब पहला और दूसरा एलिमेंट इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0। तीसरा एलिमेंट जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, A23, और चौथा एलिमेंट अगेन 0 से मल्टीप्लाई होगा। अब फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले तीनों एलिमेंट्स 0 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो 0 प्लस 0, और A24 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो A24। आई होप कि अब मल्टीप्लाई करना तो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह अब थर्ड रो की बात करें तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, A31 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये तीनों एलिमेंट्स 0 0 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो A31 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। अब ये रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, पहला एलिमेंट 0 से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा एलिमेंट 1 से मल्टीप्लाई होगा, और रिमेनिंग जो 2 एलिमेंट्स हैं ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो 0 प्लस 0। अब यही रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, थर्ड कॉलम से पहले 2 एलिमेंट्स 0 0 से मल्टीप्लाई होंगे, तीसरा एलिमेंट A33 1 से मल्टीप्लाई होगा, और चौथा जो एलिमेंट है वो अगेन 0 से मल्टीप्लाई होगा। अब यही रो फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, पहले तीनों एलिमेंट्स 0 0 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, और चौथा एलिमेंट 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक्स के ही बराबर आएगा। यहाँ पे A11 है, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33, A14, A24 एंड A34। ये A मैट्रिक्स की ही बराबर है और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। आई होप इट्स क्लियर। नंबर 2 है जिसमें 3 मैट्रिसेस दे दिए गए हैं, मैट्रिक्स A, B और C, और हमने ये वैल्यूज फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1 है A माइनस B की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली हमने क्या करना है, जब भी मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हमने ये देखना है कि क्या इनका ऑर्डर सेम है या फिर नहीं। अब जिस तरह A और B मैट्रिक्स को अगर हमने माइनस करना है तो इनका ऑर्डर बराबर होना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज और 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर 3/3 है। इसका भी ऑर्डर क्या है, 3 रोज और 3 कॉलम्स, तो दोनों का ऑर्डर जो है ये सेम है, तो इसलिए हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से C मैट्रिक्स भी प्लस माइनस होगा इनके साथ, तो इसमें भी 3 रोज हैं और 3 कॉलम है,
तो इसका ऑर्डर भी 3/3 है, तो इसका मतलब है कि इन तीनों मैट्रिसेस को हम आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। तो पार्ट नंबर 1 है A माइनस बी। तो हमने क्या करना है, A और B मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हम A मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है, 0 3 -1 -1 2 0 2 1 एंड 4, और माइनस करना है हमने B मैट्रिक्स को। तो माइनस करते वक्त हमने क्या करना होगा कि कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। अब जिस तरह ये पहला एलिमेंट है, इसमें से हमने 2 सब्ट्रैक्ट करना है, -1 में से ये सब्ट्रैक्ट होगा, 2 में से ये सब्ट्रैक्ट होगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो अब सब्ट्रैक्शन तो सिंपल सा जो है चीज़ है जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। सो 0 -2 क्या हो जाएगा, -2 -1, और -1 क्या हो जाएगा, -2 2 -1 है, ठीक है। अब देखिए 2 में से हमने माइनस करना है -1, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +1, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। 2 में से माइनस करना है -1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3। तो आई होप कि ये बेसिक स्टेप्स हैं, ये तो आपको मालूम होंगे। 3 -1 क्या हो जाएगा 2, 2 -2 क्या हो जाएगा 0, 1 -4 क्या हो जाएगा -3 -1, और ये अब माइनस करना है हमने -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो -1 +1 क्या हो जाएगा 0, 0 -2 क्या हो जाएगा -2, और 4 -1 क्या हो जाएगा 3। सो ये इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 2 है B माइनस सी। तो B मैट्रिक्स को हम पहले लिखेंगे, माइनस C मैट्रिक्स को हम लिखेंगे और इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो 2 -1 1 हो जाएगा, 1 -0 1 होगा, -1 -2, ठीक है। -1 में से हमने माइनस करना है -2, तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 2 क्या हो जाएगा 1। इसी तरह से 1 -1 है, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2, 2 -5 -3 होगा, 4 -0 4, -1 -3 -4, 2 -4 क्या हो जाएगा -2, और 1 -1 है, ठीक है, 1 -1, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2 हो जाएगा। सो आई होप इट्स क्लियर। पार्ट नंबर 3 है A माइनस B माइनस C। तो अब पहले हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, मतलब कि A और B मैट्रिक्स को हम माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से C मैट्रिक्स हमने माइनस कर लेना है, ठीक है। तो क्योंकि हम पार्ट नंबर 1 में A माइनस B फाइंड कर चुके थे, ठीक है, तो A माइनस B का जो आंसर आया था वो यहाँ पे मैंने लिख लिया है, और माइनस ये C मैट्रिक्स, तो हमने इनको माइनस कर लेना है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि आपने A माइनस बी पहले फाइंड नहीं किया हुआ, तो पहले आप क्या करेंगे, A माइनस बी मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, फिर उसमें से C मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो अब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। -2 में से 1 माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा -3, -2 -0 -2 हो जाएगा, 3 -2 क्या हो जाएगा 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह से 2 -1, तो 2 + 1 हो जाएगा 3, 0 -5 होगा, -3 -0 -3 होगा, 0 -3 होगा, -2 -4 -6 होगा, और 3 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 में, 4 इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 है A माइनस B माइनस C। तो मतलब कि ये पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, B माइनस C ये हम फाइंड करेंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसको A मैट्रिक्स में से माइनस कर लेना है। तो B माइनस C मैट्रिक्स क्योंकि पार्ट नंबर 2 में हम फाइंड कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली मैंने उसका जो आंसर था, जो मैट्रिक्स था, वो लिख लिया है। A मैट्रिक्स माइनस B माइनस C का जो आंसर था वो ये मैट्रिक्स है। तो अब हमने इनको माइनस कर लेना है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम माइनस करेंगे, 0 -1 होगा, -1 -2 हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, 2 में से माइनस करेंगे -3, ठीक है, तो माइनस माइनस +3 होके 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 में से हमने माइनस करना है -3, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। 1 में से 4 माइनस करेंगे -3, -1 में से -4 माइनस करेंगे, -1 में से माइनस करेंगे -4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 + 4 विल बी इक्वल टू 3। इसी तरह से 0 में से -2 माइनस करेंगे, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें 3 मैट्रिसेस मैट्रिक्स A, B और C जो है वो गिवन है, और यहाँ पे हमने प्रूफ करना है। पार्ट नंबर 1 है
जिसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखिए तो हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। और राइट साइड में पहले हमने बी और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको और ए मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ए और बी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे तीनों मैट्रिसेस को हम इकट्ठा लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले ए मैट्रिक्स है आयोटा 1 2 आयोटा और माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स है माइनस आयोटा 2 आयोटा 1 और 1, इनको ब्रैकेट में लिख लें क्योंकि ए और बी मैट्रिक्स को हमने पहले मल्टीप्लाई करना है। और सी मैट्रिक्स होगा 2 आयोटा माइनस आयोटा 1 और आयोटा। तो पहले हमने ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करते हुए हमने क्या देखना होता है कि क्या मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, हमने जो दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ रोज हैं ये बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम हैं और दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, तो दैट मीन्स कि इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, पहला एलिमेंट इसके साथ, दूसरा एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में प्लस का साइन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, आयोटा और माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करना है, माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा और 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर। अब इसी तरह से फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, आयोटा और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा प्लस 2 आयोटा और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा। ठीक है, अगर तीसरा कॉलम होगा तो उससे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो पहली रो को हमने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब दूसरी रो को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये दूसरी रो में हम यहाँ पे लिखेंगे। दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा, माइनस आयोटा और 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब इस रो को हमने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा और माइनस आयोटा और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा। ठीक है, सो यहाँ पे प्लस का साइन है, माइनस आयोटा, तो प्लस माइनस माइनस डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये सी मैट्रिक्स जो है ये अभी एज इट इज़ आ जाएगा, 2 आयोटा माइनस आयोटा 1 और आयोटा। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे हम -1 लिख के इसको सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आयोटा प्लस 2 आयोटा 3 आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और ये 1 माइनस आयोटा, 2 आयोटा माइनस आयोटा 1 और आयोटा, ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने इसको मज़ीद जो है सिंप्लीफाई कर लेना है, ये +1 और ये -4 हमारे पास हो जाएगा -3। ठीक है, सिंपल प्लस माइनस करना है। इसी तरह से यहाँ पे 3 आयोटा है, यहाँ पे माइनस आयोटा और ये -2 और -1 को मल्टीप्लाई करें तो +2 और 1 माइनस आयोटा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेना है। दैट मीन्स कि पहले हमने ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो उसका ये आंसर आया है, इसको अब हमने सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लेना है। सो सेम उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -3 और 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करें -6 आयोटा प्लस 3 आयोटा और माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो -3 आयोटा स्क्वायर। अब इसी रो को हमने सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -3 और 1 को मल्टीप्लाई करें -3 प्लस 3 आयोटा और आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा स्क्वायर। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस आयोटा प्लस 2 को हमने 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, माइनस आयोटा प्लस 2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा माइनस आयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा, -2 आयोटा स्क्वायर और 2 आयोटा 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, सो 4 आयोटा प्लस ये अभी हमने इसको मल्टीप्लाई किया है 2 आयोटा से। अब 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा से। ठीक है, तो 1 माइनस आयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 को भी माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस आयोटा को भी माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 और माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा और माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस आयोटा प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस आयोटा प्लस 2,
1 माइनस अयोटा को अब हमने अयोटा से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये रफ वर्क है। अयोटा और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा, अयोटा और माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अयोटा स्क्वायर। सो अब अगेन जहाँ पे अयोटा स्क्वायर है वहाँ पे हमने -1 सब्स्टिट्यूट करना है और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना है। -6 अयोटा, -3 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, इसी तरह से यहाँ पे -2 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, +4 अयोटा माइनस अयोटा और प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह -1। यहाँ पे भी -3 +3 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, माइनस अयोटा प्लस अयोटा कैंसिल हो जाएगा और 2 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। सो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, -6 अयोटा, इसको सॉल्व कर लें +3, इसी तरह से यहाँ पे 2 और 4 अयोटा माइनस अयोटा हो जाएगा 3 अयोटा और ये -1, यहाँ पे -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 और ये 3 हो जाएगा, तो -6 अयोटा +3, 2 और -1 +1 हो जाएगा, +3 अयोटा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -6 और ये 3। सो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हमने राइट साइड सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, बी और सी मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा वो और ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो ए मैट्रिक्स हमने पहले लिख लिया है, ब्रैकेट में बी और सी मैट्रिक्स लिखेंगे और इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए मैट्रिक्स जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, इसको अभी हमने ऐसे ही लिख लेना है और इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, माइनस अयोटा और 2 अयोटा को मल्टीप्लाई करें -2 अयोटा स्क्वायर, +1 और माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अयोटा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, माइनस अयोटा और 1 को मल्टीप्लाई करें माइनस अयोटा, +1 और अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 अयोटा और 2 अयोटा, 4 अयोटा स्क्वायर, +1 और माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अयोटा। इसी तरह से सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 अयोटा और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, +1 और अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने इस मैट्रिक्स को अभी एज इट इज़ लिख लेना है और ये जो है इसको अभी हम सिम्प्लीफाई कर लेंगे। सो यहाँ पे -2 अयोटा स्क्वायर है, ठीक है, तो -2 अयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, तो -2 और -1 क्या हो जाएगा +2 और ये प्लस माइनस अयोटा, माइनस अयोटा प्लस अयोटा 0 हो जाएगा और यहाँ पे 4 अयोटा स्क्वायर है, तो 4 अयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1, तो 4 और -1 को मल्टीप्लाई करें -4 और ये माइनस अयोटा, 2 अयोटा प्लस अयोटा 3 अयोटा हो जाएगा। सो मतलब कि बी और सी मैट्रिक्स को जो हमने मल्टीप्लाई किया है उसका ये आंसर है। तो अब ए मैट्रिक्स को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अयोटा और 2 माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस अयोटा, प्लस 2 अयोटा को -4 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो अयोटा और 0 मल्टीप्लाई होगा 0, प्लस 2 अयोटा और 3 अयोटा को मल्टीप्लाई करें 6 अयोटा स्क्वायर। इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 और 2 माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस अयोटा, प्लस माइनस अयोटा को -4 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस माइनस अयोटा और 3 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -3 अयोटा स्क्वायर। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है, अयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर, 2 अयोटा -4 से मल्टीप्लाई होगा -8 अयोटा और 2 अयोटा माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -2 अयोटा स्क्वायर। इसी तरह से ये 2 माइनस अयोटा प्लस माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय -4 माइनस अयोटा और यहाँ पे 6 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, -3 अयोटा स्क्वायर की जगह -1। इसको मज़ीद अभी हमने सिंप्लीफाई करना है, 2 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह -1, -8 अयोटा -2 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये -6 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा और यहाँ पे हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, माइनस अयोटा को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 अयोटा, माइनस अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस अयोटा स्क्वायर। सो 2 अयोटा +1 -8 अयोटा +2, ये दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। यहाँ पे 2 माइनस अयोटा +4 अयोटा और प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह हो जाएगा -1। सो
2 आयोटा माइनस 8 आयोटा माइनस 6 आयोटा हो जाएगा, 1 + 2 3, और इसी तरह से 2 - 1 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 - 1 1, माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा हो जाएगा, और ये इसका आंसर आ जाएगा राइट हैंड साइड का। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास बिल्कुल सेम है। सो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। पार्ट नंबर 2 है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी, और राइट साइड है ए बी प्लस ए सी। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने सबसे पहले क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है b प्लस सी, इनको हमने ऐड करना है, और जो आंसर होगा वो और ए मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसीडर करेंगे, ए मैट्रिक्स पहले हम लिख लेंगे, और ब्रैकेट में बी और सी मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे इन दोनों की एडिशन करेंगे और फिर उसको ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो ए मैट्रिक्स पहले हम एज इट इज़ लिख लेंगे, और इन दोनों मैट्रिसेस को हमने ऐड कर लेना है। अब एडिशन के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, कंडीशन जो है ये ज़रूरी है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो इन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ। ठीक है, सो माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा क्या हो जाएगा, 1 आयोटा, 1 + 1 2, इसी तरह से 2 आयोटा में ऐड करेंगे माइनस आयोटा, तो क्या हो जाएगा 2 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, 2 आयोटा में हमने ऐड करना है माइनस आयोटा, तो क्या आंसर आ जाएगा 1 आयोटा, और 1 + आयोटा। अब ये 1 रियल नंबर है, आयोटा इमेजिनरी नंबर है, तो इनको हम प्लस नहीं कर सकते, ये ऐसे ही आ जाएगा 1 + आयोटा। तो मतलब कि बी और सी मैट्रिक्स को ऐड किया जाए तो उसका ये आंसर है। अब हमने क्या करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी से, तो बी प्लस सी का ये आंसर है। ए मैट्रिक्स ये है, ए मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, बी प्लस सी का ये आंसर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, आयोटा स्क्वायर, प्लस 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा स्क्वायर। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, आयोटा और 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 आयोटा, प्लस 2 आयोटा को 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 और आयोटा को मल्टीप्लाई करें, आयोटा, प्लस माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, माइनस आयोटा स्क्वायर। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2, प्लस माइनस आयोटा को हमने मल्टीप्लाई करना है 1 + आयोटा के साथ। सो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख लेना है, -1। जहाँ पे आयोटा स्क्वायर होगा वहाँ पे हम -1 लिख के इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो -1 + 2 -1, आयोटा प्लस माइनस और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 2 आयोटा, अब ये 2 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सो 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 आयोटा, 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, 2 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह से ये 2, ये माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा स्क्वायर। अभी हमने मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करनी है, ये -1 और -2 क्या हो जाएगा, -3 आयोटा, और ये +1। इसी तरह से 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा हो जाएगा, +2 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। यहाँ पे 2 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लेंगे। सो -3, ये 1 + आयोटा, यहाँ पे 4 आयोटा और ये -2। इसी तरह से 2 माइनस आयोटा और माइनस माइनस +1। यहाँ पे आयोटा +1 था, आप 1 को पहले लिख लें, आयोटा को बाद में लिख लें, दैट्स द सेम थिंग। ठीक है, सो -3 1 + आयोटा, यहाँ पे 4 आयोटा -2, 2 + 1 रियल नंबर्स हैं, ये ऐड हो जाएंगे, और माइनस आयोटा। सो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड है, सो यहाँ पे अगर देखें तो ए बी है प्लस ए सी, मतलब कि ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ए और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उन दोनों को हमने ऐड कर लेना है। सो ए और बी मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया है इसी के जो पार्ट नंबर 1 था उसकी लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो उसका आंसर डायरेक्टली यहाँ पे मैंने लिख लिया है। आप ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमने पार्ट नंबर 1 में ये सॉल्व किया है, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे ये मैंने आंसर लिख लिया। ये पार्ट नंबर 1 में ए बी मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया था, तो ये आंसर था। ठीक है, सो ये मैट्रिक्स यहाँ पे मैंने लिख लिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए और सी मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेना है।
सो ए सी मैट्रिक्स में क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करते हुए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा और 2 अयोटा मल्टीप्लाई होंगे 2 अयोटा स्क्वायर, प्लस 2 अयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस अयोटा से, सो माइनस 2 अयोटा स्क्वायर। इसी तरह से फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें अयोटा, प्लस 2 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें 2 अयोटा स्क्वायर। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 और 2 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 अयोटा, प्लस माइनस अयोटा मल्टीप्लाई हो गए प्लस अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 और 1 को मल्टीप्लाई करें 1, प्लस माइनस अयोटा और अयोटा को मल्टीप्लाई करें माइनस अयोटा स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर देखें तो 2 अयोटा स्क्वायर है और माइनस 2 अयोटा स्क्वायर है। इसी तरह से यहाँ पे 2 अयोटा और अयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे -1, ठीक है। सो -1 और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे -1 हो जाएगा। यहाँ पे अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ पे 1 प्लस माइनस है और अयोटा स्क्वायर है, तो अयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 अयोटा -1, यहाँ पे अयोटा और 2 और -1 को मल्टीप्लाई करें -2, 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो +1 और +1 क्या हो जाएगा 2। तो ये ए सी का आंसर है। अब हमने क्या करना है, ए बी ये मैट्रिक्स है, ए सी ये मैट्रिक्स है, इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है जो राइट हैंड साइड है, ठीक है। सो ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू, ए बी मैट्रिक्स है -3 माइनस अयोटा प्लस 2 3 अयोटा और 1 माइनस अयोटा, प्लस ए सी है 0 2 अयोटा -1 अयोटा -2 और 2। अब देखिए इन दोनों का ऑर्डर सेम है, ये 2/2 है, 2 रोज 2 कॉलम। इसी तरह से ये भी 2/2 है, तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो क्या करेंगे, -3 और 0 को ऐड करेंगे -3, 3 अयोटा को इसके साथ ऐड कर लें 3 अयोटा प्लस अयोटा -2, माइनस अयोटा प्लस 2 ऐड होगा इसके साथ और 1 माइनस अयोटा ऐड हो जाएगा 2 के साथ। सो सिंप्लीफाई कर लें, -3 यहाँ पे माइनस अयोटा प्लस 2 अयोटा क्या हो जाएगा 1 अयोटा और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 3 अयोटा प्लस अयोटा 4 अयोटा और -2 1 प्लस 2 3 और माइनस अयोटा। रियल नंबर्स आपस में ऐड होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर्स आपस में ऐड होंगे। सो ये राइट हैंड साइड का आंसर है, ये 4 अयोटा है, ठीक है, 3 अयोटा प्लस अयोटा। सो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, कि अगर ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और उनका ऑर्डर भी सेम है, देन वाई इन जनरल, फिर ऐसा क्यों है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने ये बताना है कि क्यों ये फार्मूला जो है ये मैट्रिसेस पे होल्ड नहीं करता। ये तो जनरल फार्मूला है जो आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। ये फार्मूला आप स्टडी कर चुके हैं, सीख भी चुके हैं और क्वेश्चंस पे अप्लाई भी कर चुके हैं। लेकिन जब मैट्रिसेस की बात हो रही है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड की। ये फार्मूला जो है ये होल्ड नहीं करता और इसकी रीज़न हमने बतानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या मतलब है कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस बी से, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से, ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, और प्लस बी मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए और ए को मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर, प्लस ए और बी को मल्टीप्लाई करें ए बी, प्लस बी और ए को मल्टीप्लाई करें बी ए, प्लस बी और बी को मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इनको तो आप छोड़ दें, ए बी और बी ए को अगर आप देखें, ठीक है। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि इन जनरल ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। जब मैट्रिसेस की बात हो रही है तो ए को अगर आप बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी साइड पे आप क्या करते हैं कि बी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दे आर नॉट इक्वल। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है, ठीक है, ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये मैट्रिसेस पे होल्ड नहीं करती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस पे होल्ड नहीं करती, नंबर्स पे होल्ड करती है। जिस तरह अगर आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें या 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें,
आंसर क्या होगा दोनों साइड पे 12 ही आएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर्स पे होल्ड करती है लेकिन मैट्रिसेस पे होल्ड नहीं करती। तो अब जब ए बी और बी ए बराबर नहीं है तो आप इसको ए बी प्लस बी ए को नहीं लिख सकते कि ये 2ab के बराबर है, ठीक है। क्योंकि अगर ए बी और बी ए बराबर होते तो फिर आप लिख सकते थे ए बी और बी ए, क्योंकि ए बी के बराबर होता तो आप इसको ए बी लिख लेते एंड दैट विल बी इक्वल टू 2ab, ठीक है। लेकिन अब ये क्या है कि मैट्रिसेस में ए को अगर आप बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर बी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम नहीं आएगा। सो दिस इज़ द रीज़न कि क्योंकि ए बी और बी ए बराबर नहीं है तो इसको आप 2ab नहीं लिख सकते। तो जब इसको 2ab नहीं लिख सकते तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड हमने एक्सपेंड की है ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होगी। अब दूसरी चीज़ क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में देखें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो है, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2ab और यहाँ पे है ए बी प्लस बी ए। दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि इनका जो रिजल्ट है इन मैट्रिसेस को ऐड किया जा रहा है। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2ab है तो इसका क्या मतलब है कि ए बी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया गया है और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे इसकी जगह पे क्या है ए बी प्लस बी ए। तो अगर आप ए बी और बी ए मैट्रिक्स को ऐड करते हैं और दूसरी साइड पे ए बी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर सेम नहीं आएगा। आप कोई भी दो मैट्रिसेस लें उनको सॉल्व करें तो आंसर सेम नहीं आएगा, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई है कि इन जनरल कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं है तो इसलिए आप ए बी और बी ए को 2ab नहीं लिख सकते, ये इसकी रीज़न है। सो दैट्स वाई लेफ्ट हैंड साइड जो है a प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर कि लेफ्ट हैंड साइड को जब आप एक्सपेंड कर रहे हैं ये होगा, ठीक है, ये आंसर आएगा, और राइट साइड जो है वो इससे मुख्तलिफ है, चेंज है, तो इसलिए लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो इक्वल नहीं है। अब इसी का सेकंड पार्ट है, ये फार्मूला भी आपने स्टडी किया है कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन जब मैट्रिसेस की बात हो रही है तो ये फार्मूला जो है ये होल्ड नहीं करता, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर है तो a माइनस बी होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, ठीक है। तो अब a पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम, a मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी से और माइनस बी मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी से। a पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और फिर माइनस बी भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। सिंप्लीफाई कर लें तो a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए अगेन वही रीज़न होगी कि क्योंकि ए बी इक्वल नहीं है बी ए के तो हम इसको नहीं लिख सकते माइनस 2ab, ठीक है। अगर ए बी और बी ए बराबर होते तो हम इसको 2ab लिख सकते थे। तो यही रीज़न आपने मेंशन कर लेनी है कि इन जनरल ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, सो दैट्स वाई a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड पार्ट है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये फार्मूला भी आपने पढ़ रखा है जो कि नंबर्स पे होल्ड करता है लेकिन मैट्रिसेस पे ये होल्ड नहीं करता। यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। तो सबसे पहले हम a को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट से, ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड को, प्लस b मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी से। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए और माइनस बी स्क्वायर। तो अब क्योंकि ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स सेम नहीं है तो ये कैंसिल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर देखें अब यहाँ पे हो 2 माइनस 2 हो और प्लस 2 हो तो इनको तो आप कैंसिल करके 0 कर सकते हैं। लेकिन ये मैट्रिसेस की बात हो रही है कि अगर आप ए और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेते हैं और बी और ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर सेम नहीं आएगा। जब आंसर सेम नहीं आएगा तो वो 0 नहीं हो सकते, वो कैंसिल नहीं हो सकते। तो इसीलिए इन जनरल यहाँ पे भी आपने वही रीज़न मेंशन कर लेनी है कि ए बी इक्वल नहीं है बी ए के। तो जब ये दोनों बराबर ही नहीं है तो इनको कैंसिल भी नहीं किया जा सकता। सो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के।
आप कोई भी मैट्रिसेस लें, ए और बी दो मैट्रिसेस आप लें, और आप अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे सो यू विल सी कि इसका आंसर सेम नहीं आएगा। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें ए मैट्रिक्स जो है वो गिवन है और फाइंड करना है हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो हमने फाइंड करना होगा। तो अब क्वेश्चन में सिर्फ ए मैट्रिक्स गिवन है, ए ट्रांसपोज सबसे पहले हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/3, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर भी ऑब्वियसली 3/3 ही होगा। अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/3 तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा 3/2, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि ए ट्रांसपोज हम किस तरह से फाइंड करते हैं, रो को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि कॉलम को रो में चेंज करते हैं। सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ए ट्रांसपोज को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करें तो यहाँ पे स्मॉल टी से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब ट्रांसपोज फाइंड किस तरह से करते हैं, ये जो रो है इसको आप कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लें, और थर्ड रो को आपने थर्ड कॉलम की फॉर्म में लिख लेना है। तो इन अदर वर्ड्स ये क्या किया है हमने कि कॉलम को रो में लिख लिया है। ये दूसरा कॉलम था, ये दूसरी रो, थर्ड कॉलम को थर्ड रो, ठीक है। तो मतलब कि जब आप रो को कॉलम बना लेंगे तो इसका यही मतलब है कि कॉलम को हमने रो में कन्वर्ट कर लिया है, और इसका ऑर्डर भी 3/3 है। इसका ये मतलब है कि आपके पास जो नंबर ऑफ रोज होती हैं ए मैट्रिक्स की, जो भी नंबर ऑफ रोज होंगी वो ए ट्रांसपोज के नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे, और ए मैट्रिक्स के जो भी नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो ए ट्रांसपोज के नंबर ऑफ रोज हो जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो नंबर ऑफ रोज भी 3 थी, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 थे, इसीलिए ए ट्रांसपोज की भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स 3 ही है, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है कि ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड कर लिया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे, मतलब कि ए और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हमने सिंपली ऐड कर लेना है। सो यहाँ पे ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, सारे एलिमेंट्स जो है ना वो आपस में ऐड हो जाएंगे। -1 और -1 को ऐड करें -2, 2 और 1 को ऐड करें 3, 3 और -3 को ऐड करें 0, 1 और 2 को ऐड करें 3, 0 और 0 ऐड होगा 0, 2 + 5 7, -3 और 3 को ऐड करें 0, 5 और 2 ऐड होगा 7, 3 + 3 6। सो ये ए प्लस ए ट्रांसपोज का आंसर होगा। अब नेक्स्ट ए माइनस ए ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है, दैट मीन्स कि ए मैट्रिक्स में से ए ट्रांसपोज जो है वो हम माइनस करेंगे। सो ये एलिमेंट इस पे से हमने ये माइनस करना होगा, 2 में से 1 माइनस करना है, 3 में से -3 माइनस करना है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगे। सो -1 और में से माइनस करेंगे -1, ठीक है। -1 में से जब हम माइनस करेंगे -1 तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 + 1 विल बी 0। इसी तरह 2 - 1 1 हो जाएगा, 3 - -3 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 3 - -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3 6। इसी तरह से 1 - 2 -1, 0 - 0 0, 2 - 5 -3, -3 -3 -6 होगा, 5 - 2 3 होगा, और 3 - 3 0। सो ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए मैट्रिक्स को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। ए और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, सो ए मैट्रिक्स पहले लिखेंगे और ए ट्रांसपोज बाद में, ठीक है। बाकी मल्टीप्लिकेशन उसी तरह से होगी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। सो -1 और -1 को मल्टीप्लाई करें +1, +2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, +3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो -1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1, +2 और 0 को मल्टीप्लाई करें 0, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें 6। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -1 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, +2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9। अब सेकेंड रो पे आ जाए तो ये सेकेंड रो में हम लिखेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 और -1 को मल्टीप्लाई करें -1, 0 और 2 को मल्टीप्लाई करें 0, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, +0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे।
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3 और -1 को मल्टीप्लाई करें 3, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें 10, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करें 9, -3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम है, ठीक है, तो -3 और 1, 5 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड रो थर्ड कॉलम -3 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने इनको प्लस माइनस कर लेना है। सो इसका आंसर आ जाएगा 14, इसका आंसर हो जाएगा 5, इनको ऐड कर लें तो हमारे पास हो जाएगा 22, यहाँ पे 5, 5 और ये 3, इनको सॉल्व कर लें तो दैट विल बी 22, और इसी तरह से इनको सॉल्व कर लें 3 और इनको अगर सॉल्व कर लें तो इसका आंसर आ जाएगा 18 + 25 विल बी 43। सो ये A मल्टीप्लाई बाय A ट्रांसपोज का आंसर होगा। अब नेक्स्ट जो है वो हमने फाइंड करना है A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय A, ठीक है, तो A ट्रांसपोज को पहले लिखेंगे और A को बाद में लिखेंगे और इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, +1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -3 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, +1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो -1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, +1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस -3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, +0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा, 0 और 2 मल्टीप्लाई होगा, 5 और 3 मल्टीप्लाई होगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 और -1 मल्टीप्लाई होगा, +2 और 1 मल्टीप्लाई होगा, 3 और -3 मल्टीप्लाई होगा। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 और 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 और 0 मल्टीप्लाई होगा, 3 और 5 मल्टीप्लाई होगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, 3 और 3 मल्टीप्लाई होंगे। सो अब हमने इनको प्लस माइनस कर लेना है। इसका आंसर आ जाएगा 11, इनको सॉल्व कर लें -17, इनको सॉल्व कर लें तो -10 और यहाँ पे -17, 29, 21 और इसको सॉल्व कर लें तो -10, इसका आंसर आ जाएगा 21 और इसका आंसर आ जाएगा 22। सो ये A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय A इसका आंसर होगा। अब आप देख सकते हैं कि पहले हमने A और A ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, A मैट्रिक्स पहले था, A ट्रांसपोज बाद में था, उसका ये आंसर है। अब हमने क्या किया है, A ट्रांसपोज को पहले लिखा है, A को बाद में लिखा है, मल्टीप्लाई किया है, इसका ये आंसर है और दोनों का आंसर डिफरेंट है, ठीक है। दैट मीन्स कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये मैट्रिसेस पे होल्ड नहीं करती। अगर आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, जिस तरह 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 5 को पहले लिखा है, यहाँ पे 2 को पहले लिख लें, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे क्या था, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हुए A मैट्रिक्स पहले था, A ट्रांसपोज बाद में था, तो उसका ये आंसर है। अब A ट्रांसपोज पहले है, A बाद में है, ठीक है, सिर्फ उनकी प्लेस चेंज हुई है लेकिन आंसर डिफरेंट आ रहा है। इसीलिए ये चीज़ जो है इन जनरल हम ये कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये मैट्रिसेस पे होल्ड नहीं करती, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब इसका जो लास्ट पार्ट है कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है, तो वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब हम फाइंड करेंगे तो A मैट्रिक्स ही आ जाएगा। अब A ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज लेना है। सबसे पहले हमने ये मैट्रिक्स फाइंड किया था, ठीक है, A ट्रांसपोज। तो अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है, तो इसकी रोज को हमने कॉलम की फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, रो को कॉलम में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो -1, 1, -3, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना लें और तीसरी रो को तीसरा कॉलम। तो ये आप देख सकते हैं कि ये A मैट्रिक्स के ही इक्वल है, ठीक है। एक मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लिया है उसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ जाएगा। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। इसमें क्या है, A² - 5A + 4I - x = 0
और ए मैट्रिक्स जो है ये गिवन है, ठीक है। तो ए स्क्वायर ये भी हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ए मैट्रिक्स गिवन है। 5a, 5 को हमने ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। 4i, अब i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो 4i भी हम फाइंड कर सकते हैं। और माइनस x है, x बेसिकली हमने यहाँ पे फाइंड करना है कि x किसके इक्वल है। इस इक्वेशन को हमने x के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब देखें ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हम पहले फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हर एलिमेंट का आप ए मैट्रिक्स में हर एलिमेंट का आप स्क्वायर ले ले, नो। आपने क्या करना है, ए स्क्वायर का क्या मतलब है, दिस इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ए। मतलब कि आपने ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह पूरा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है। सिंपली आपने हर एलिमेंट का स्क्वायर नहीं लेना। सो ए स्क्वायर का क्या मतलब है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स को ही हमने ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। सो दोनों दफ़ा हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे और इसको आपस में ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वही यहाँ पे फॉलो होगा। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब आई होप कि मल्टीप्लिकेशन आपको समझ आ चुकी होगी। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 और 0 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब सेकेंड रो पे आ जाएं तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 और 0 मल्टीप्लाई होगा, -1 और 1 मल्टीप्लाई होगा, 0 और -1 मल्टीप्लाई होगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 और 1 मल्टीप्लाई होगा, -1 और 3 मल्टीप्लाई होगा, 0 और 0 मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे सिंपल हमने प्लस माइनस कर लेना है इनको, ठीक है। सो ये हो जाएगा 5, दिस विल बी इक्वल टू 9 और ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, -1, 2, 5 और -2। तो ये ए स्क्वायर का आंसर है, ठीक है। ए स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया है, अब 5a फाइंड कर लेते हैं। 5a का क्या मतलब है, सिंपल आपने ए मैट्रिक्स को मतलब कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 5 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। 5a मतलब कि 5 को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आपने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट है 4i। अब i किसको रिप्रेजेंट करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें मेन डायगोनल में हर एलिमेंट 1 होता है और बाकी एलिमेंट 0 होते हैं, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब इसका ऑर्डर जो है वो 1 by 1 भी हो सकता है, 2 by 2 भी हो सकता है, 3 by 3 भी, 4 by 4 भी, ठीक है। क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ i लिखा हुआ है, तो अब देखिए यहाँ पे ये a स्क्वायर -5a के साथ ऐड होगा, तो इनका ऑर्डर क्या है, 3 by 3 है। तो इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर लेंगे वो भी हम 3 by 3 ही लिखेंगे। सो 4 को हमने क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसका क्या मतलब होगा कि जो मेन डायगोनल है उसमें 4 आ जाएगा और बाकी सारे एलिमेंट्स तो 0 ही होंगे, ठीक है। क्योंकि 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा। अब हमने इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करना है, तो सिंपली हमने क्या करना है, x को इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, माइनस है ना तो इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू a स्क्वायर -5a प्लस 4i। तो अब हमने इन तीनों की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, a स्क्वायर की भी, 5a की भी और 4i की भी। ये यहाँ पे हम मैट्रिसेस लिख लेते हैं। सो x इज इक्वल टू a स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लें, -5a मैट्रिक्स प्लस 4i। तो अब हमने क्या करना है, इनको प्लस माइनस करना है, ठीक है। 5 -10 प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का। सो 5 -10 प्लस 4, इसी तरह से -1 -0 प्लस 0, 2 -5 -0, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम प्लस माइनस करेंगे। 5 -10
+4। इसी तरह से -1 -0 और +0, 2 -5 -0, ठीक है। इसी तरह से 9 -10 +0, 9 -10 +0, -2 -5 +4, 5 -15 +0 और 0 -5 +0, -1 माइनस और ये -5 +0, ठीक है। साइंस का ध्यान रखना है। अब ये माइनस माइनस +5 हो जाएगा जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही -2 -0 और +4, इसमें से ये मैट्रिक्स माइनस हो रहा है और ये ऐड हो रहा है, ठीक है। तो सिंपली हमने अब इनको प्लस माइनस करना है, तो हमारे पास x जो है ये मैट्रिक्स आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लें तो -1, इसको सॉल्व कर लें -1, ये -5, यहाँ पे -1 और इसका आंसर आ जाएगा -3, इसका आंसर आ जाएगा +4, इसका आंसर आ जाएगा -3, -10 और 2। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब इसका लास्ट एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं। नंबर 7 है, इफ A and B are two matrices such that AB is equal to B and BA is equal to A। दो मैट्रिसेस हैं A और B, ठीक है, जिसमें ए बी का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है बी मैट्रिक्स के और बी ए का प्रोडक्ट इक्वल है ए मैट्रिक्स के। देन शो दैट A² + B² इज इक्वल टू A + B। हमने ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसीडर करेंगे A² + B²। अब यहाँ पे A² को हम लिख लेंगे A × A प्लस B² को हम लिख लेंगे B × B, ठीक है। अब हमें ये चीज़ मालूम है कि ये A तो एज इट इज़ हम लिखेंगे, इस A की जगह हम क्या लिख सकते हैं BA, क्योंकि A बराबर है BA के, ठीक है। प्लस ये B एज इट इज़ आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय इस B की जगह हम क्या लिख सकते हैं AB, क्योंकि B AB के बराबर है। अब यहाँ पे अगर देखें तो A.BA है, मतलब कि A × BA है, तो इसको हम लिख सकते हैं AB × A। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो इसको हम लिख लेंगे AB × A। इसी तरह से यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं BA × B। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पे जो हमने यूज़ की है, ठीक है, जो हमने पढ़ी भी है। तो अब AB किसकी इक्वल है, AB इक्वल है B के, तो इसकी जगह B लिख लेंगे .A प्लस यहाँ पे भी BA है और BA किसकी इक्वल है A के, सो A.B। अब BA किसकी इक्वल है A मैट्रिक्स के, प्लस AB किसकी इक्वल है B के, सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। यहाँ पे सिर्फ आपने थोड़ा बहुत जो है ना, ये जो आपके पास गिवन है AB इक्वल है BA के और BA इक्वल है A के, इसी को आपने यहाँ पे यूज़ करके सिंप्लीफाई करना है और राइट हैंड साइड आ जाएगी। सो एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके होंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड फॉर अपकमिंग लेक्चर्स।